नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। मैं हूं इमरान खान और आज दीन दुनिया में है मेरे साथ मेरे सहयोगी दिव्यांशु सिंह। विषय मसला बहुत खास है और वो ये है कि महज 8 घंटे का वक्त बचा हुआ है। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5 बजे सीज फायर खत्म हो जाएगा। ईरान अमेरिका के दरमियान ईरान के हाथ खुल जाएंगे और ईरान की मिसाइलों का ट्रिगर एक बार फिर से दब जाएगा, क्योंकि ईरान अकड़ कर बात करने वालों का अब लिहाज नहीं करेगा, क्योंकि सीज फायर ने उसके हाथ बांध रखे थे। क्या सीज फायर टूटने जा रहा है और क्यों टूटने जा रहा है? इस सीज फायर के दौरान ईरान ने क्या हासिल कर लिया और इस पूरी जंग के दौरान भी उसे क्या मिला, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि यह सीज फायर टूट सकता है और फिर एक बार जो है आग के गोले मिडिल ईस्ट में बरस सकते हैं। कुछ इस तरह के इम्कानात, कुछ इस तरह के आकलन सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ट्रंप लगातार एक से बढ़कर एक ट्वीट कर रहे हैं ईरान को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने पहले ही उनके तमाम ट्वीट्स की खिल्ली उड़ाकर रख दी है और उसकी तरफ से कहा गया है कि खुद को बादशाह मत समझिए, क्योंकि वो दौर भी बीत चुका है, वो 40 दिनों की जंग भी देख ली है। उसके बावजूद इस तरीके से हमें धमकियां देना बंद कर दो। जैसे ही ये समय खत्म होता है, यानी सीज फायर 2 हफ्ते का जो लागू था, वो 2 हफ्ते पहले ठीक वही समय याद कीजिए जब सुबह के वक्त जब लोग भोर में सोकर उठने की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त खबर आई थी कि भाई सीज फायर लागू हो चुका है। तब लोगों ने चैन की थोड़ी नींद ले ली थी। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है वो ये है, ईरान ये लगभग तय कर चुका है, बातचीत तभी हो पाएगी, कुछ घंटे जो बचे हैं उसमें बातचीत तभी संभव है जब होर्मुज से ब्लॉकेड हटेगा जी। नहीं तो ईरान कह चुका है ट्रिगर पर हमारी उंगलियां हैं। साफ तौर पर बॉम्बिंग के लिए मिसाइलें तैनात भी कर दी गई हैं जी। एक से बढ़कर एक मिसाइलें लगाई गई हैं, व्हीकल लॉन्चर्स पर हैं और वो जो टारगेटेड लोकेशन है बाकायदा उनके थ्रू भी वो चीजें अंदर ही अंदर देखी जा रही है। दूसरी तरफ एक और खबर यह आ रही है कि ईरान जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी तरफ से होर्मुज पर नियंत्रण रखने के लिए एक नई तरीके की सेना बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है जी। इसको इस बात से समझा जा सकता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा अली खामनेई साहब का आप नवरोज का वो संदेश, वो पैगाम समझने की कोशिश कीजिए, उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए, जिसमें वो कहते हैं कि जंग का असली महाज तो अभी खुलना बाकी है, यानी अगला बड़ा मोर्चा खुलना बाकी है। फिर जो गलीबाफ साहब हैं, उनके जो पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनका बयान आता है कि अभी असली पत्ते हमारे खुलने बाकी हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर जंग की आशंका, जंग के इम्कानात बन रहे हैं और इस जंग में ईरान वो चीजें निकाल सकता है जो पिछली जंग में उसने, यानी 40 दिनों की जंग में नहीं ही इस्तेमाल की हैं, या उस तरह के हथियार जो अमेरिका और इसराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जंग शुरू हो सकती है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब ये 14 दिन का सीज फायर बरकरार था तो ईरान की अवाम, खुद ईरान में मौजूद जो कई जानकार हैं जो हिंदुस्तानी हैं, वो बताते हैं कि ईरान की अवाम इन 14 दिनों में एक दिन भी नहीं थमी। हर दिन और हर रात को लगातार वो लोग जमा होते रहे, तराने गाते रहे, नारे लगाते रहे। और इससे ये समझा जा सकता है कि जंग के दौरान जब मिसाइलें चल रही थी तो अवाम का वो सिर्फ एक जोश और वलवला नहीं था, बल्कि जो इन 14 दिनों में, यानी सीज फायर के दौरान अवाम का जो एक सपोर्ट मिला है, उससे समझ में आता है कि ईरान की अवाम रणनीतिक सपोर्ट दे रही है और एक लंबी जंग के लिए न सिर्फ खुद तैयार है बल्कि अपनी फोर्सेस को, IRGC को भी मनोबल दे रही है। तो जब अवाम साथ है तो ईरान बड़ी या लंबी जंग फिर से लड़ने के लिए एक तरह से तैयार है, ऐसा माना जा सकता है। बिल्कुल, देखिए हम बार बार इसी चीज को रिपीट करते रहे कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सीज फायर चाहता है ताकि कुछ दिन के लिए उसे तैयारी करने के लिए ईरान ने जितना थका कर मारा था, उनके तमाम बेसेस को समझ लीजिए कि लगभग उड़ा दिया जी। और स्थिति यह बन चुकी थी कि उनके पास थर्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जब वो भी कैप्चर करने में एक तरीके से नाकाम दिखने लगा, फिर नहीं समझ आ रहा था अमेरिका को कि आखिर क्या करे। धीरे धीरे उनकी कैपेसिटी भी जो वॉर करने की थी
वो खत्म होती दिखी। पैट्रियट जैसे सिस्टम जो है उनके, वो खाली होते हुए नजर आए। मतलब मिसाइल से लेकर सब कुछ। हमने युद्धपोत भी देखे, जंग के आखिरी दौर में युद्धपोत ही निकल लिए थे। उनका कोई ठिकाना ही नहीं पता था कि वो लाए क्यों गए थे और कहां चले गए वो अचानक से। इजराइल अकेला पड़ने लगा और यही वजह थी कि जल्दबाजी में, बहुत जल्दबाजी में सीज फायर लागू करवाया गया। हम बार बार कह रहे थे यही कारण है। और लेकिन ईरान ने भी बहुत स्मार्ट प्ले किया। उसने भी कहा कि ठीक है, तुम भी टाइम ले लो और हम भी ले लेते हैं। जी। ईरान हर दिन ड्रोन मिसाइल की तादाद, यानी बनाने की जो प्रोडक्शन की क्षमता है, उसके दिन के हिसाब से, जबकि बाकियों की होती है इंक्लूडिंग बहुत सारी कंट्रीज की, वो 6 महीने साल भर पे निर्भर करती है, महीनों पे निर्भर करती है कितने प्रोडक्शन हो पाएंगे जी। लेकिन वो दिन भर में बनाते हैं। तो ये सारी चीजें उनका एक लक्ष्य था। और जिस चीज की आप बात कर रहे हैं कि कुछ हथियार ऐसे, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 40 दिन के जंग में सिर्फ उनको ये था कि थकाओ ही नहीं जी, उसी हिसाब से वो मार रहे थे। उन्हें पता है कि जो दुश्मन है वो कभी भी लौट के आएंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये बार बार आएंगे। अगर हम किसी चीज पे समझौता कर लेते हैं, ये अगले दिन तोड़ देंगे जी, क्योंकि इनके तोड़वाने के लिए इजराइल बैठा हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि नक्शे से ईरान को गायब करें, और ईरान चाहता है कि नक्शे से इजराइल को ही गायब कर दो। न तो ये रहेगा, न इस तरीके की, जो कहते हैं ना कि न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। तो बार बार जब यही स्थिति बनेगी, हर 2 साल में, 3 साल में, 6 महीने पे, साल भर पे, इससे अच्छा है कि भाई खत्म हो जाओ या तो खत्म करके मारो। बिल्कुल। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हम आकलन लगा रहे हैं उसके पीछे ठोस वजूहात है। एक और ठोस वजह आपके सामने रखना चाहेंगे। ईरान में मई के पहले हफ्ते में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव थे। ये जंग के बहुत पहले से इनका ऐलान था, लेकिन जंग के चलते उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मई में होने वाले थे। लेकिन अभी सीजफायर के दौरान एक बड़ा ऐलान किया गया है कि ये जो इलेक्शंस हैं, जो अपने तय समय पर होने वाले थे, उन्हें फिलहाल के लिए टाला जाता है, निरस्त किया जाता है, और अगले ऐलान में आपको सूचना दी जाएगी। यानी अगला जब भी समय निर्धारित किया जाएगा तब आपको बताया जाएगा। यानी वहां की अथॉरिटी ये नहीं कह रही है, या वहां का इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रहा है कि 2 महीने बाद होंगे कि 3 महीने बाद या 1 महीने बाद, ऐसी कोई डेट नहीं दे रहा है। वो कह रहा है अगले जंग खत्म होने के बाद। तो वो एक तरह से इससे भी समझने की कोशिश करते हैं कि जंग एक बार फिर हो सकती है, जंग लंबी चल सकती है, जिसके लिए ईरान न सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि तमाम तरह की तैयारियों के साथ रेडी है। और इसीलिए उन्होंने इन इलेक्शंस को भी अगले आदेश तक के या जंग खत्म होने तक के लिए पूरी तरह से निरस्त कर दिया है, नहीं करा रहा है। तो ये वो तमाम चीजें जिससे कि एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं कि जंग के इम्कानात, जंग की आशंका बलवती हो रही है। बिल्कुल, अनिश्चित काल के लिए जब उसे टाल दिया गया है, समय निर्धारित नहीं है, तो अपने आप में बहुत बड़ा ये संदेश भी है, बहुत बड़ी चीज भी, रणनीति भी समझ में आ रही है। क्योंकि जिस हिसाब से सब कुछ चल रहा है, ईरान जिस हिसाब से ये चीजें बता रहा है, जिस हिसाब से ये वार्ता को लेकर हो रही है कि एक तरफ अमेरिका का डेलीगेशन, मतलब समझिए उसमें एक उपराष्ट्रपति है जी, अमेरिका का सबसे जो कहा जाता है ना कि बहुत पावरफुल कंट्री, उसका एक उपराष्ट्रपति आ रहा है। दूसरी तरफ से ईरान का कोई बहुत बड़ा नेता तो डेलीगेशन के तौर पर पहुंचा नहीं था जी, संसद के स्पीकर गए थे, आप समझते होंगे। दूसरी तरफ से विदेश मंत्री संसद के स्पीकर के अंडर में गए थे। और इस बार तो कोई निर्धारित ही नहीं है कौन बात करने जाएगा। मतलब ईरान भी मान चुका, अरे इनको उतनी तरजीह नहीं देंगे, क्योंकि साफ कह रहा है ब्लॉकेड हटाओगे तभी लौटूंगा। मतलब पहले तुम झुको जी, जब तक झुकोगे नहीं तब तक मैं तुम्हारे साथ टेबल पर बैठूंगा भी नहीं। तो ये सारी वजहें अपने आप में दिखाई, बहुत लंबी जंग लड़ने के लिए ईरान तैयार है। और आप स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं सैयद आकिफ जैदी साहब की तस्वीर। ये ईरान में रहते हैं, ईरान की अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, भारतीय हैं और लंबे वक्त से ईरान में हैं और एक रिसर्च स्कॉलर भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा दिव्यांशु, आकिफ जैदी साहब को आप क्यों लेकर आए हैं दिन दुनिया शो में, इनकी तस्वीर और क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये इसलिए हमने बाकायदा इनका एक ग्राफिक डिजाइन कर रखा है कि देखिए जो चीजें इन्होंने बताई हैं वो बहुत बेहतर लग रही हैं जी। इनके हिसाब से जो इन्होंने निकाले हैं 15 पॉइंट्स, उसे हम लोग शामिल इसलिए करना चाहते थे क्योंकि जब आप उसे देखेंगे, ये चीजें, वो पॉइंट्स पढ़ेंगे 5-5 के क्रम में, हमने 3 बार ये रखा है कि किस तरीके से ईरान को इस पूरे सीज फायर के दौरान फायदा पहुंचा है। ये अंदर की चीज है। और अगर आप देखेंगे पूरा सिनेरियो जिस तरीके से ईरान ने डिजाइन किया, और एक तरफ अमेरिका सोच रहा था कि नहीं हावी तो हम हैं क्योंकि हमने सीज फायर करके अपनी तरफ हथियार इकट्ठा कर रहे हैं जी, ईरान को फिर से मारने के लिए, लेकिन ईरान ने पूरा का पूरा गेम बदल दिया। क्योंकि देखिए ये पॉइंटर वाइज है, जीत के बावजूद बातचीत की पहल, यानी एक तरीके से जो ईरान अपने दावे करता रहा जिसके मुताबिक कि वो इस पूरे युद्ध में जीत ही थी उसकी, क्योंकि अमेरिका को झुकना पड़ता है सीज फायर के लिए। कोई ऐसा देश
जो महारत हासिल करने की बातें करता हो, नंबर 1 पे कहता हो जी, जिसके पास हजारों की संख्या में फाइटर जेट, मिसाइल सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद ईरान से सीज फायर। अमेरिका की रणनीति का आकलन इन सीज फायर के दौरान उन्होंने ये चीजें देखी कि कैसे ये लोग वॉर कर रहे थे, क्या क्या क्षमता है इनके पास, क्या कर सकते हैं इससे आगे जाके, बेसिस तो मिलने वाले नहीं है, इनके जो और आधुनिक चीजें हैं वो क्या हो सकती है मैक्सिमम। अगली चीज की पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत। हमने देखा है किस तरीके से 900 किलोमीटर के बॉर्डर दोनों देशों के बीच है, क्लैश होता रहता है एवरी टाइम। हमने 1-1.5 साल पहले भी देखा था, दोनों तरफ से मिसाइलें बरसी थी। तो वो सारी चीजें देखने के बाद अब पाकिस्तान थोड़ा क्लोज हो चुका है ईरान के, क्योंकि उसे भी पता है इनसे सुधार के रखो जी, कोई ठीक नहीं है इनका। अगर मेरा नाम आ गया इन केस किसी तरीके से कि अमेरिका के थ्रू कुछ किसी तरीके से नाम आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो पाकिस्तान बहुत क्लोज हो चुका है ईरान की। ईरान को रेस्ट, रिपेयर, रिग्रुप का समय, ये वही चीज जो हम बता रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका और इजराइल को मौका नहीं मिला है, ईरान को भी भरपूर मौका मिला है। उनकी प्रोडक्शन जो चीजें थी जो युद्ध के दौरान थोड़ी कम हुई थी वो और बढ़ चुकी हैं। यहाँ पर आप जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर हुए, तो पाकिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, जिनको लेकर कहा जाता था कि ईरान से इनकी बनती नहीं है और बहुत आइडियोलॉजिकली और बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन इस जंग का और सीजफायर का फायदा ये हुआ कि उनके ये दुश्मन एक तरह के वो उनके करीब आ गए, पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात हो गए। और आज वो अजरबैजान जो कि ईरान से अच्छे रिलेशन नहीं, भले वो बॉर्डर शेयर करता है और खासतौर से इजराइल के खेमे में ज्यादा है, अमेरिका के खेमे में ज्यादा, लेकिन उसने मदद की इस रूप में कि बहुत सारी रसद और बहुत सारी चीजें अजरबैजान के रास्ते, रशियन जो मदद आई वो ईरान में आई। इसी तरह से पाकिस्तान आज जो है एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है ईरान के लिए ही, और एक तरह से ट्रंप ने शायद पाकिस्तान को अपॉइंट किया कि भैया देखो हम तो हलाकान हो गए, अब आप इसमें बन जाओ ताकि आपका नाम हो जाए, हम पीछे से बैक सपोर्ट में हैं। तो इस रूप में हम देखें तो पाकिस्तान के साथ रिश्ते ईरान के बेहतर हुए। इसके अलावा देखिए बातचीत में ईरान की शर्तें वो अपने आप में हावी ही दिखाई पूरे दौर में। हमने देखा किस तरीके से वो बार बार जिन चीजों पर कहा उन्होंने, पिछले दौर में बातचीत जब पहली बार हुई इस्लामाबाद में तब भी उन्होंने जो चीजें कही थी अमेरिका ने वो चीजें मानी। बिल्कुल, लेबनान में युद्ध रुकवाओ, लेबनान में रुका नहीं था लेकिन ईरान बार बार करता रहा रिपीट, और आखिरकार लेबनान में सीजफायर। और हो सकता है कि अमेरिका अभी आज कल में या कुछ घंटों में सॉरी कह दे, खासतौर से हुर्मुज ब्लॉकेट को लेकर कि भैया हम हट रहे हैं, तो अभी इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो जाएगी। और ऐसा होगा, आप देखिएगा ऐसा ही होगा, क्योंकि बातचीत की यही एक शर्त है और अमेरिका कह देगा ठीक है भाई ब्लॉकेट हटाते हैं, आइए बात करते हैं। जी आगे देखिए, छठा नंबर है सहयोगियों को न छोड़ने का संदेश। जो चीजें आप बार बार बताते हैं, सहयोगी यानी जिनके रेजिस्टेंस प्रॉक्सी जिनको कहा जाता है जी, उनको ईरान ने न छोड़ा और बिल्कुल लगातार उनके साथ खड़ा रहा। न सिर्फ प्रॉक्सी की बात कर रहे हैं बल्कि उन देशों के साथ भी जिनके ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं, ईरान ने कहीं ना कहीं उनके जहाज जाने दिए, उनको सपोर्ट किया, हिंदुस्तान भी उसमें से एक था। और उसने ये दिखाया कि हम अपने दोस्तों के साथ बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं और उनकी हर चीज को हम कबूल करेंगे, लेकिन जो दुश्मन है उनसे बराबरी से मुकाबला होगा, या जो दुश्मन को पनाह दे रहा है उससे हम निपटेंगे। और वो मिडिल ईस्ट के अरब देशों में खासतौर से ईरान का कहर हमें दिखा। बिल्कुल गिने चुने देश ही थे, चीन, इंडिया, इसके अलावा पाकिस्तान के भी कुछ जहाज निकले थे, मतलब 3-4 ही कंट्रीज ऐसी रही होंगी, और इराक के कुछ जहाज। तो ये चीजें थी। यूएस इजराइल में दरार उजागर, हमने देखा बार बार चीजें उलट पलट होती रही। कई बार ट्रंप को सफाई देनी पड़ती थी, नहीं नेतन्याहू ने मुझे युद्ध में नहीं खींचा है। ये संदेश तो चला गया अमेरिका में, जो ईरान देना चाहता था अमेरिकियों के पास ये चीजें चली गई। हमने देखा किस तरीके से वहां वाशिंगटन से लेकर दूसरे इलाकों में तमाम जगहों पर विरोध भी देखे जा रहे थे ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए। जी, जो ईरान एक मैसेज जारी करना चाहता था कि देखो इजराइल ही इनको खींच के लेके जा रहा है, चाहे वो एप्स्टीन फाइल को लेकर हो या किसी और चीजों को। लेकिन जो एक नैरेटिव इस बार ईरान ने सेट किया वो अमेरिकियों तक को उसको प्रभावित करते हुए नजर आया। और यूएस इजराइल में एक दरार अभी आई है, और वो ये थी कि पहले इजराइल लेबनान पर जंग को लेकर बाजिद था। वो कह रहा था सब जगह से रुक जाएंगे, लेबनान में हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा मामला है, हम निपटेंगे। लेकिन अमेरिका ने डांटा कि बातचीत तभी हो पाएगी इस्लामाबाद वाली जब आप जंग रोकोगे। तब डांटा तो भले ही इजराइल नहीं चाहता हो तब भी उसको रुकना पड़ा। तो एक तरह से दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक खाई बनी है कि एक जन चाह रहा है, एक उसको रोक रहा है, और इसमें जो पहले नहीं देखा जाता था दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तो ये चीज अब आई है। जी
लेबनान में रेजिस्टेंस की पकड़ मजबूत हुई है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह ने काफी हद तक रणनीतिक तौर पर भी मजबूत पकड़ बना के रखी, सीजफायर पर मजबूरन लौटना पड़ा इजराइल को भी। और उसने जो आखिरी वक्त में ईरान के साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड जो उन तरीकों का उनका हमला था, वो चाहे हमने स्वॉर्म ड्रोन अटैक देखे हो, मिसाइल्स अटैक देखे हो, रॉकेट लॉन्चर्स के सारे एक बार में 100 से ज्यादा रॉकेट छोड़े जा रहे थे, तो वो चीजें देखने को मिली थी। इजराइल में डर और अस्थिरता, यही वजह हमने देखा कि पहली दफा हमें देखने को मिला कि तेल अवीव में एयरपोर्ट पर इतनी ज्यादा संख्या में लोग देश छोड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। बिल्कुल, वो लोग निकल रहे थे देश छोड़ के कि जब सब कुछ सही हुआ तो वापस इजराइल लौटेंगे। जी, जबकि कहा यह जाता है दुनिया भर में इजराइल वाले ऐसे हैं जो कुछ भी हो जाए देश सेवा के लिए तब तक तैयार रहते हैं। लेकिन ईरान ने जब मिसाइलें मारना शुरू कर दिया तब देखने को मिला कि देश सेवा कैसा इनका। हाँ, ये भी है। और एक बीच में खबरें ये भी आई थी कि इजराइल में एक सैन्य एक जरूरत होती है जो कि सबको उसका हिस्सा बनना पड़ता है, और उसको लेके बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ी जाती थी कि इजराइल के लोग इतने राष्ट्रवादी होते हैं कि वो अपने देश के लिए पहले सैन्य ट्रेनिंग लेते हैं एक उम्र में, और उसके बाद में फिर अपने दूसरे जॉब को अंजाम देते हैं। जिसको नहीं सेना में जाना था वो, लेकिन सबको सैन्य ट्रेनिंग लेना जरूरी है और थोड़ी दिन सेवाएं देना तो होगा। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि बहुत से लोगों ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम पर जंग थोपी जा रही है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इस तरह की बातें आई, वहां प्रदर्शन हुए बाकायदा तौर पर। तो ये भी एक मिथ था, ये भी एक जो प्रोपेगेंडा था वो भी कहीं ना कहीं इजराइल को लेकर के टूटा है, और एक अस्थिरता जो इजराइल के अंदर है वो भी दिखी। देखिए, तेल कीमतों पर ईरान का असर साफ तौर पर दिखाई दिया था। किस तरीके से तेल की कीमतें ईरान के थ्रू ही डिसाइड, समझिए, मतलब ये इसलिए कहा जा रहा है डिसाइड कैसे, ईरान जिस तरीके से लड़ रहा था, जिस तरीके से उसने अरब देशों पर हमला किया, उससे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल हुआ और खुद तेल बेचना शुरू कर दिया। जी, वो भी हमने देखा। तो होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल मजबूत, होर्मुज आज भी ईरान के नियंत्रण में है। अगर नहीं रहता तो गल्फ ऑफ ओमान में नहीं खड़ा होना होता, वो होर्मुज में ही खड़े होते। जी, लेकिन होर्मुज, जो कि स्ट्रेट ऑफ ईरान भी कह चुके हैं ट्रंप जी अपने ट्रुथ सोशल पर, तो वो सारी चीजें हमने देखी। इसके अलावा केएसए यानी किंग सऊदी अरबिया, यूएई का अमेरिका से दूरी संकेत, मतलब हमने आज भी रिपोर्ट में दिखाया जी किस तरीके से किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया या यूएई की बात की जाए तो वो वहां के जो प्रिंस हैं या फिर दूसरी तरफ यूएई के जो प्रेसिडेंट है, ये दोनों लोग ही इस वक्त अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हमने सब कुछ दिया, हमें क्या मिला? बिल्कुल। और खबर तो ये भी रही, बहुत चर्चा रही सोशल मीडिया पर भी, कि यूएई ने सबसे ज्यादा फंडिंग की थी इस जंग के लिए और उसको हो गया नुकसान। और खासतौर से अमेरिकन जो संपत्तियां थी दुबई वगैरह में, वो तो बहुत उनका नुकसान हुआ। और आज अगर जंग रुकी हुई है और एक तरह से सीजफायर की बातें चल रही हैं, तो यूएई को ये भी गुस्सा है कि एक तो हमने पैसा दिया, ऊपर से ये जंग अपने नतीजे पर भी नहीं पहुंची, ईरान उल्टा ताकतवर होकर उभर आया, ऊपर से हमारी ज्यादा पिटाई हो गई, तो हमें क्या मिला? तो ये असंतोष जो है ये अमेरिका से उनकी आगे के वक्त में दूरी के संकेत हैं, चाहे वो सऊदी हो चाहे यूएई। क्योंकि यूएई और कुवैत के लिए कहा जाता है, यूएई कुवैत इन लोगों ने खासा पे किया था इस जंग के लिए और फाइनेंस किया था एक तरह से इस जंग को, क्योंकि अमेरिका अपने पैसों से भी बड़ी जंग नहीं लड़ता है, उनकी वो रहता है जहां वो जा रहे हैं वो पैसा वो खुद दे। तो इस तरह की बातें भी कही जाती, चर्चा रहती है सोशल मीडिया पे, वो हमने आपके सामने रखी। जी, तो ये अगला देखिए, यूरोप का अलग रुख और गठबंधन। यूरोपीय देश जो है वो साफ तौर पर अलग थलग नजर आए। उन्होंने साफ कह दिया हमें जंग नहीं लड़ना भाई, चाहे वो इटली की बात करो, चाहे फ्रांस की बात करो, चाहे दूसरे देशों की बात करो। इसके अलावा ईरानी जनता का मजबूत समर्थन भी पूरी तरीके से हमने देखा। जब हमले हो रहे थे, रात थी, तब भी इसी तरीके के हमले चलते रहे, और लेकिन वहां पे ईरानी जनता जो है वो सड़कों पर हुजूम के साथ खड़ी रही। वो टूटी गाड़ियां लेकर भी आए, झंडे लेकर आए, मतलब उन्होंने देखा, उन्हें डर नहीं था कि बॉम्ब गिर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल जो किसी भी चीज पर जा सकते हैं, मिनाब स्कूल पर बम्बार्डिंग कर दी, तेहरान में वो गांधी हॉस्पिटल था वहां पे बम्बार्डिंग कर दी, तो वो फिर भी नहीं डरे। इसके अलावा तेल निर्यात पर यूएस प्रतिबंध कमजोर, हमने देखा यूएस के सैंक्शंस यूएस ने खुद हटा लिए। जी, 30 दिन का कह रहा था, चलो हमने छूट दे दी है प्रतिबंधों में, तेल बेचो ईरान वालों। मतलब जो सालों से प्रतिबंध लगा रखा था, मिसाइल हमले और ड्रोन के आगे ध्वस्त हो गया। बिल्कुल। तो ईरान को सीधे सीधे देखें तो इस जंग से और इस सीज फायर के दौरान फायदा ही फायदा हुआ है। ये वो पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट्स हैं? नहीं, बिल्कुल बस। तो ये पॉइंट्स हैं जो सैयद आकिफ जैदी की तरफ से रखे गए, जिसका विश्लेषण दिव्यांशु ने हमारे सामने रखा। तो आप क्या मानते हैं,
अगले 8 घंटों में जब आप इस शो को देख रहे होंगे रात में, या अगर कल सुबह देखेंगे तो आप जंगबंदी खत्म हो चुकी होगी। क्या ये जंगबंदी वापस से बढ़ने जा रही है या फिर ईरान के हाथ खुल जाएंगे? और जो कुछ भी इस दौरान खासतौर से हुर्मुज ब्लॉकेट और इस तरह की चीजें अमेरिका ने जंगबंदी के दौरान भी, सीजफायर के दौरान भी की है, क्या उसका बदला ईरान लेगा? ये वो बहुत सारे सवाल हैं जो आने वाले कुछ घंटों में जिनके जवाब मिलने जा रहे हैं। आप लोग क्या मानते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में। इमरान खान और दिव्यांशु सिंह के साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। हमारे बताने का अंदाज अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।